हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एमटोर पाथवे। तो जो एमटोर पाथवे है वो सीएसआर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एमटोर पाथवे किस तरीके से काम करता है, उसके सिग्नलिंग किस तरीके से होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो एमटोर पाथवे है, एमटोर पाथवे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू एक्टिवेशन होता है। और एमटोर जो है, एमटोर एक प्रोटीन है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। और एमटोर प्रोटीन को जो मैमालियन सेल में कहा जाता है एमटोर C1 और एमटोर C2। मैमालियन सेल में एमटोर प्रोटीन दो डिस्टिंक्ट फॉर्म में पाया जाता है। एक का नाम है एमटोर C1, एक का नाम है एमटोर C2। एमटोर का मतलब है मैमालियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। मैमालियन सेल में ये पाथवे डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसे कहते हैं एमटोर, मैमालियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। तो एमटोर टू डिस्टिंक्ट फॉर्म में मैमालियन सेल में प्रेजेंट है, एमटोर C1 और एमटोर C2। एमटोर C1 और एमटोर C2 मैमालियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। तो जो एमटोर C1 है, एमटोर C1 एक केमिकल है जिसका नाम है रैपामाइसिन। रैपामाइसिन एमटोर C1 को इनहिबिट करता है। बट जो एमटोर C2 है, एमटोर C2 को रैपामाइसिन इनहिबिट नहीं कर सकता। तो जो एमटोर C2 है, एमटोर C2 इनसेंसिटिव टू रैपामाइसिन और रैपामाइसिन इनहिबिट द एमटोर C1 कॉम्प्लेक्स। तो जो एमटोर C1 है, एमटोर C1 में जो है, तो एमटोर C1 के साथ जो प्रोटीन प्रेजेंट जिसका नाम है रैप्टर प्रोटीन, और जो एमटोर C2 है उसके साथ एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है रेक्टर प्रोटीन। तो एमटोर C1 के साथ रैप्टर प्रोटीन और एमटोर C2 के साथ रेक्टर प्रोटीन प्रेजेंट है। और एमटोर प्रोटीन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म में मैमालियन सेल में प्रेजेंट है, एमटोर C1, एमटोर C2। और एमटोर C1 रैपामाइसिन से इनहिबिट होता है और एमटोर C2 रैपामाइसिन से इनहिबिट नहीं होता। एमटोर को टॉर प्रोटीन कहते हैं और मैमालियन सेल में प्रेजेंट है, इसलिए उसको एमटोर कहते हैं। जो टॉर प्रोटीन है, टॉर प्रोटीन एक सेरिन थ्रेओनिन प्रोटीन काइनेज है। जो टॉर, जिसको हम एमटोर कहते हैं मैमालियन सेल में, तो वो जो टॉर प्रोटीन है, टॉर प्रोटीन को सेरिन थ्रेओनिन प्रोटीन काइनेज भी कहते हैं। और जो एमटोर पाथवे है, एमटोर पाथवे PI3 काइनेज और AKT काइनेज पाथवे से एक्टिवेट होता है। जो एमटोर C1 और C2 है वो PI3 काइनेज और AKT काइनेज पाथवे से जिसका एक्टिवेशन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से होता है। एमटोर C1 और C2 का फंक्शन क्या है? जो एमटोर C1 है, एमटोर C1 स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिट प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो एमटोर जो C1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसका काम फंक्शन ये है कि स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेशन करना और प्रोटीन का डिग्रेडेशन रोक के रखना। तो एमटोर जो C1 है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस और इनहिबिट प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन को इनहिबिट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेशन करता है एमटोर C1 कॉम्प्लेक्स। जो एमटोर C2 है, एमटोर C2 एक्टिवेट AKT काइनेज। जो AKT काइनेज है जिसका नाम हमने आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था, AKT काइनेज को प्रोटीन काइनेज भी कहते हैं। तो एमटोर C2 जो है, एमटोर C2 AKT काइनेज को एक्टिवेशन करने का काम भी करता है एमटोर C2 कॉम्प्लेक्स। तो AKT काइनेज जो प्रोटीन काइनेज भी है, जो एक सेरिन थ्रेओनिन प्रोटीन काइनेज है, टॉर भी एक सेरिन थ्रेओनिन प्रोटीन काइनेज है। तो एमटोर पाथवे का फंक्शन ये है कि mRNA ट्रांसलेशन को और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेशन करना और प्रोटीन डिग्रेडेशन को इनहिबिट करना। तो सेल का ग्रोथ करने के लिए, सेल को ग्रो होने के लिए, डिवाइड होने के लिए सिग्नल देता है एमटोर पाथवे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। तो एमटोर पाथवे का सिग्नलिंग कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे कि उसको सिग्नलिंग और मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो हमने बताया था कि जो एमटोर पाथवे है, एमटोर पाथवे PI3 काइनेज और AKT काइनेज के थ्रू एक्टिवेशन होता है। एमटोर जो पाथवे है वो PI3 काइनेज जो AKT काइनेज पाथवे है, वो काइनेज भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू भी एक्टिवेशन होता है। फास्ट से कि कोई एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, वहाँ पर कोई सिग्नल आया, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ, वहाँ से PI3 काइनेज बाइंड हुआ फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से PI3 काइनेज बाइंड हुआ, देन PI3 काइनेज PIP2 को क्लिप किया, PIP2 क्लिप करके PIP3 का फॉर्मेशन किया, PIP3 के साथ AKT काइनेज बाइंड हुआ और AKT काइनेज का एक्टिवेशन किया।
तो जो पाथवे हमने डिस्कस किया था इन्सुलिन सिग्नलिंग पाथवे में, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो एमटोर पाथवे है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एमटोर पाथवे जो है, एमटोर पाथवे में दो कॉम्प्लेक्स है, एमटोर C1 और एमटोर C2। जो एमटोर C1 कॉम्प्लेक्स है, एमटोर C1 के साथ प्रोटीन प्रेजेंट है रैप्टर और एमटोर C2 के साथ प्रोटीन प्रेजेंट है रिक्टर। जो एमटोर C1 है वो रैबामाइसिन से इनहिबिट होता है और एमटोर C2 रैबामाइसिन से इनहिबिट नहीं होता। एमटोर C1 का फंक्शन ही है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेशन करना, प्रोटीन को mRNA ट्रांसलेशन को स्टिमुलेशन करना और प्रोटीन का डिग्रेडेशन रोक के रखना। और जो एमटोर C2 है, एमटोर C2 का फंक्शन है AKT काइनेज को एक्टिवेशन करना। तो यहाँ याद रखिए। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पर होता है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा हाई एटीपी कंसंट्रेशन और हाई एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पर हाई एटीपी कंसंट्रेशन और हाई एनर्जी स्टेट में एक्टिवेशन होता है PI3 काइनेज का, PI3 काइनेज का। तो PI3 काइनेज किस तरीके से एक्टिवेशन होता है वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में और इन्सुलिन सिग्नलिंग पाथवे में हमने डिस्कस किया था कि कोई एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, वहाँ पर कोई सिग्नल बाइंड हुआ, सिग्नल बाइंड होने के बाद रिसेप्टर का डायमरेशन हुआ, टायरोसिन काइनेज में ऑटो क्रॉस फॉस्फोरेशन हुआ, वहाँ से जाके क्या हुआ, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फोरेशन हुआ, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में बाइंड हुआ मिनी प्रोटीन जिसका नाम है PI3 काइनेज भाया SS2 डोमेन। PI3 काइनेज मेंबर में जो PIP2 प्रेजेंट था, PIP2 को क्लिप करके PIP3 का फॉर्मेशन किया। PIP3 के साथ बाइंड हुआ PI3 AKT काइनेज। AKT काइनेज जब एक्टिवेशन होता है वहाँ इस तरीके से पाथवे एमटोर पाथवे यहाँ पर शुरू होता है, स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो हाई एटीपी कंसंट्रेशन में PI3 जो काइनेज है, PI3 काइनेज का एक्टिवेशन हुआ हाई एटीपी कंसंट्रेशन में। जो PI3 काइनेज है वो ग्रोथ फैक्टर की वजह से भी एक्टिवेशन हो सकता है। जो PI3 काइनेज है, PI3 काइनेज ग्रोथ फैक्टर की वजह से एक्टिवेशन हो सकता है यहाँ पर। PI3 काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद PI3 काइनेज एक्टिवेशन किया AKT काइनेज को। AKT काइनेज एक प्रोटीन काइनेज भी उसको कहते हैं और AKT काइनेज एक सेरीन थ्रेओनीन प्रोटीन काइनेज भी है। तो PI3 काइनेज एक्टिवेशन किया, एक्टिवेट AKT काइनेज। AKT काइनेज को एक्टिवेशन का काम करता है mTOR C2, मैमालिन टारगेट ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स 2। तो mTOR C2 AKT काइनेज को एक्टिवेशन करने का काम भी mTOR C2 करता है। यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ AKT काइनेज हो गया, यहाँ पर AKT काइनेज एक्टिवेशन हो गया। तो इसके बाद जो बात आपको याद रखनी है वो है यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है TSC1 और TSC2। TSC1 और TSC2 एक गैप प्रोटीन है। क्या है? एक गैप प्रोटीन है। TSC1 और TSC2 एक प्रोटीन को, जो प्रोटीन है जो रेब, तो TSC1 TSC2 एक प्रोटीन को इनहिबिट करता है नॉर्मली सेल में TSC1 TSC2 रेब प्रोटीन को इनहिबिट करके रखता है। रेब एक रेस रिलेटेड GTPase प्रोटीन है। तो नॉर्मली TSC1 TSC2 रेब प्रोटीन को इनहिबिट करके रखता है सेल में। रेब जो एक रेस रिलेटेड GTPase प्रोटीन है और TSC1 TSC2 एक गैप प्रोटीन है। तो नॉर्मली TSC1 TSC2 रेब प्रोटीन को इनहिबिट करके यहाँ पर रखता है सेल में। और यहाँ पर EI4E बाइंडिंग प्रोटीन ऑन जो प्रोटीन है, EI4E बाइंडिंग प्रोटीन ऑन, EI4E बाइंडिंग प्रोटीन ऑन यहाँ पर नॉर्मली सेल में एक प्रोटीन को इनहिबिट कर रखता है जिसका नाम है EI4E। तो EI4E बाइंडिंग प्रोटीन ऑन EI4E प्रोटीन को इनहिबिट करके रखता है नॉर्मली सेल में। तो अब हमें आदत है इस पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि AKT काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद AKT काइनेज TSC1 और TSC2 में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके TSC1 और TSC2 को इनहिबिट करता है। AKT काइनेज TSC1 TSC2 में फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करके TSC1 TSC2 को इनहिबिट करके यहाँ पर सेल में रखता है जब AKT काइनेज एक्टिवेशन होता है। TSC1 अगर TSC2 यहाँ पर नॉर्मली सेल में क्या करता है, TSC1 TSC2 रेब प्रोटीन को यहाँ पर इनहिबिट करके रखा हुआ था। तो TSC1 TSC2 अगर इनहिबिट हो जाए तो TSC1 TSC2 रेब प्रोटीन को यहाँ पर इनहिबिट करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि AKT काइनेज TSC1 TSC2 के यहाँ पर इनहिबिट कर दिया है। इसलिए TSC1 TSC2 अब रेब प्रोटीन को इनहिबिट करके नहीं रख पाएगा, रेब प्रोटीन यहाँ पर एक्टिवेशन होगा। तो जब AKT काइनेज TSC1 TSC2 को
यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके TSC1 TSC2 को इनहिबिट कर दिया, तो यहाँ पर रेप प्रोटीन का एक्टिवेशन हुआ। अब रेप प्रोटीन क्या करता है वो हम देखेंगे। अब रेप प्रोटीन कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। जब रेप एक्टिवेशन हुआ, हम डिस्कस किया कि रेप का एक्टिवेशन हो गया, रेप प्रोटीन का। रेप प्रोटीन के एक्टिवेशन होने के बाद रेप प्रोटीन mTOR जो कॉम्प्लेक्स है, रेप प्रोटीन mTOR को एक्टिवेट किया। तो रेप प्रोटीन mTOR प्रोटीन को एक्टिवेशन किया। mTOR कॉम्प्लेक्स और mTOR प्रोटीन एक्टिवेशन होने के बाद जो mTOR है वो एक सेरिन थ्रेओनीन प्रोटीन काइनेज है। तो mTOR एक्टिवेशन होने के बाद mTOR S6 काइनेज को एक्टिवेशन किया। mTOR S6 काइनेज को एक्टिवेशन किया। S6 काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद S6 काइनेज राइबोसोमल प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। mTOR S6 काइनेज को एक्टिवेशन करने के बाद S6 काइनेज क्या करता है, राइबोसोमल S6 प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और राइबोसोमल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और जो mTOR है, mTOR EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 को इनहिबिट करता है। mTOR EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 को फॉस्फेट ग्रुप को mTOR EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके इस प्रोटीन को इनहिबिट करता है। अगर EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 इनहिबिट हो गया तो एक्टिवेशन होगा EIF4 प्रोटीन। हम डिस्कस किया था नॉर्मली सेल में क्या करता है, EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 इनहिबिट करता है EIF4 प्रोटीन को। अगर mTOR EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 को इनहिबिट कर दिया तो EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 EIF4 को अब इनहिबिट करके नहीं रख पाएगा। तो EIF4 प्रोटीन अब एक्टिवेशन होगा। EIF4 एक्टिवेशन होने के बाद वो कैप डिपेंडेंट mRNA से प्रोटीन बनाएगा और EIF4 कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन में मदद करेगा। तो राइबोसोमल S6 प्रोटीन और EIF4 एक्टिवेशन होने के बाद mRNA ट्रांसलेशन को इंड्यूस करता है। तो रेप प्रोटीन एक्टिवेशन होने के बाद रेप प्रोटीन एक्टिवेट करता है mTOR को। mTOR EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 को इनहिबिट करता है बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। EIF4 बाइंडिंग प्रोटीन 1 इनहिबिट होने के बाद एक्टिवेशन होता है EIF4 कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन में मदद करता है EIF4 और यहाँ पर mTOR S6 काइनेज को एक्टिवेशन करता है। S6 काइनेज राइबोसोमल प्रोटीन S6 को फॉर्मेशन में S6 काइनेज राइबोसोमल प्रोटीन S6 फॉर्मेशन में मदद करता है। राइबोसोमल प्रोटीन S6 और EIF4 mRNA ट्रांसलेशन में मदद करता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन रोक कर रखता है जाके ज़्यादा सेल ग्रो हो और सेल डिवाइड हो सके। तो ये जो mTOR पाथवे है, mTOR पाथवे के बारे में। अब जब mTOR पाथवे अगर इनहिबिट करना हो, mTOR पाथवे को इनएक्टिवेशन करना है तो कैसे करें और मैकेनिज्म क्या है mTOR पाथवे को रोक के रखने का। तो जब व्हेन हाइपोक्सिया कंडीशन प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन, लो एनर्जी स्टेट, एनर्जी का कंसंट्रेशन है और लो एनर्जी स्टेट है, एटीपी ज़्यादा नहीं है सेल में, और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा होगा, हाई एएमपी कंसंट्रेशन। तो लो एनर्जी स्टेट मीन्स हाई एएमपी कंसंट्रेशन और लो एटीपी कंसंट्रेशन। तो हाई एएमपी कंसंट्रेशन में क्या होता है, एएमपी के डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेशन होता है। जब हाई एएमपी यहाँ पर होता है, हाई एएमपी होने के बाद हाई एएमपी एक्टिवेट करता है एएमपी के डिपेंडेंट काइनेज को, एएमपी के डिपेंडेंट काइनेज। एएमपी के डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद वो जो TSC1 TSC2 था सेल में, जो एक गैप प्रोटीन था, तो एएमपी के डिपेंडेंट काइनेज TSC1 TSC2 को एक्टिवेशन करता है। और मैंने बताया TSC1 TSC2 नॉर्मली सेल में क्या करता है, एक्टिवेशन होने के बाद रेप प्रोटीन को इनहिबिट करके रखता है। तो अगर एएमपी के डिपेंडेंट काइनेज TSC1 TSC2 को एक्टिवेट किया तो TSC1 TSC2 क्या करेगा, रेप प्रोटीन को यहाँ पर इनहिबिट करेगा। अगर रेप प्रोटीन इनहिबिट हो गया तो mTOR पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि TSC1 TSC2 को इनहिबिट करने का काम करता है AKT काइनेज बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो AKT काइनेज जब TSC1 TSC2 को इनहिबिट करता है तो रेप प्रोटीन एक्टिवेट होता है, और रेप प्रोटीन क्या करता है, रेप प्रोटीन mTOR कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है, और mTOR कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन होने के बाद mRNA ट्रांसलेशन होता है।
अगर यहाँ पर रेप प्रोटीन इनहिबिट हो गया तो एम्प्टर पाथवे यहाँ पर एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से एम्प्टर पाथवे का इनहिबिशन होगा। तो ये जो था एम्प्टर पाथवे के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि एम्प्टर पाथवे किस तरीके से काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।